हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और यह क्यों किसी मशीन के लिए इतना ज़रूरी होता है और इसका मान, इसका वैल्यू लोड के प्रकार पर किस प्रकार निर्भर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी साइड में सप्लाई दिया गया है और सेकेंडरी साइड ओपन है। तो क्या होता है कि सेकेंडरी साइड जब ओपन रहती है तो उस समय जितनी ईएमएफ जनरेट होती है सेकेंडरी साइड के कॉइल में, वाइंडिंग में, वो पूरी वोल्टेज उसके टर्मिनल पर मिलता है। ओके। परंतु जब सेकेंडरी साइड में लोड जोड़ दिया जाता है तो उस समय उसकी टर्मिनल वोल्टेज V2 की वैल्यू नो लोड की अपेक्षा कम हो जाती है। ऐसा इसकी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कारण होता है, क्योंकि इसके रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण लोड लगाने के बाद यदि ट्रांसफार्मर फुल लोड दे दिया जाता है तो उसके टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू भी पहले की अपेक्षा, नो लोड की अपेक्षा कम हो जाती है। तो आइए अब सर्किट में देख लेते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। प्राइमरी साइड के जितने भी रेजिस्टेंस हैं, रिएक्टेंस हैं, उनको सेकेंडरी साइड में रिफर कर दिया गया है। तो R02 टोटल ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस है, ये बराबर होगा R1 डैश प्लस R2 के। और X02 टोटल रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी X1 डैश प्लस X2, है ना। और ये सेकेंडरी साइड का I2 करेंट। तो जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं होता है तो जो ईएमएफ जनरेट होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो उतना टर्मिनल वोल्टेज सेकेंडरी टर्मिनल मिलेगा, है ना। तो क्योंकि जब परिपथ पूरा नहीं है, कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो वाइंडिंग में, इस सर्किट में, इस परिपथ में कोई करंट नहीं फ्लो होती है। जब करंट नहीं फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना ईएमएफ यहाँ जनरेट होगा वो पूरा ईएमएफ यहाँ टर्मिनल पर मिलता है। कब? नो लोड कंडीशन में। तो कह सकते हैं E2 इक्वल टू V02, या इसे कहेंगे नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, है ना। तो इसको याद रखेंगे। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर पर लोड लगा दिया गया है, वो भी इंडक्टिव नेचर का हो, ऐसा लोड जिसका पावर फैक्टर लैगिंग हो। फिर क्या होगी? परिपथ पूरा होगा, I2 करंट फ्लो होगी, R2 के क्रॉस, X2 के क्रॉस, R20 और X02 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर क्या होगा? तो जितना ईएमएफ यहाँ होगा E2 के बराबर टर्मिनल पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, है ना। कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। तो और लोड यदि फुल लोड हो, जितनी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है उतना लोड दे दिया जाए, है ना, तो उसे कहेंगे फुल लोड वोल्टेज। तो वो हो गया आपका VFL, फुल लोड वोल्टेज, या कह सकते हैं V2। सेकेंडरी साइड है इसलिए 2 लगा हुआ है। तो फुल लोड वोल्टेज कब? जब ट्रांसफार्मर पर पूरा लोड दे दिया जाए। और इसकी वैल्यू क्या होगी? नो लोड की अपेक्षा कम हो जाएगी, है ना। फुल लोड वोल्टेज नो लोड से कम हो जाएगा। कब? जब लोड लैगिंग हो। लोड 3 प्रकार के होते हैं, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो चर्चा करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग आगे। तो इस प्रकार किसी ट्रांसफार्मर पर नो लोड, सेकेंडरी टर्मिनल पर नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज में या वोल्टेज तक वोल्टता में परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन को
सेकेंडरी टर्मिनल के नो लोड वोल्टेज से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। और इसकी वैल्यू को परसेंटेज में निकाला जाता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो वैल्यू क्या आएगी परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का। या कह सकते हैं ये क्या है, नो लोड से फुल लोड तक जो चेंज हो रहा है, जो कम हो रहा है, किसके कारण है, वोल्टेज ड्रॉप के कारण। ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो नो लोड वोल्टेज में से फुल लोड वोल्टेज माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ट्रांसफार्मर के इंटरनल रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के कारण। को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ड्रॉप बटे अपान नो लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज इंटू 100। नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज ड्रॉप अपान सेकेंडरी टर्मिनल पर नो लोड वोल्टेज, है ना। परसेंटेज में निकाला जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा वह ट्रांसफार्मर उतना ही अच्छा होगा, है ना। क्योंकि ट्रांसफार्मर पर लोड दिया जाता है तो यह मानकर चला जाता है कि इसकी वोल्टता स्थिर होगी, है ना। जो वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है वो बहुत कम होता है। यदि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम हो, वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा, इसका मीन्स कि उसका रेगुलेशन बहुत अच्छा है ना। इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आएगा, फिर उसे कहेंगे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। गुड रेगुलेशन मीन्स इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, तब उसे कहेंगे गुड रेगुलेशन, गुड वोल्टेज रेगुलेशन। यदि इसकी वैल्यू कम आए ज़्यादा आएगी तो वो आपका कहलाएगा पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। तो किसी ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की मान की वैल्यू कम से कम होना चाहिए। इससे यह मालूम चलता है कि लोड के बढ़ने से फुल लोड या हाफ लोड जो भी हो, लोड की वैल्यू चेंज होने से उसका वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता स्थिर होता है। और जैसा कि हमें पता है ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिपेंड करता है लोड के पावर फैक्टर पर। तो ये लोड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, है ना। ये 3 टाइप के लोड होते हैं। 3 टाइप के लोड, रजिस्टिव लोड होगा तो वहाँ पर वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे, यदि प्योर रजिस्टिव लोड है ना। एक्चुअली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इंडक्टिव लोड में क्या होगा, वोल्टेज करंट दोनों आउट ऑफ फेज होंगे, करंट क्या होगी, वोल्टेज से पीछे होगी, लैग करेगी। और कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, वोल्टेज करंट दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, यहाँ पर करंट वोल्टेज से आगे होती है ना। तो रजिस्टिव लोड में वोल्टेज करंट इन फेज, फाई का मान 0, तो कास 0 मीन्स 1, पावर फैक्टर यूनिटी। कास फाई क्या है, पावर फैक्टर है, तो कास पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है। और यहाँ पर क्या होती है, इंडक्टिव लोड में प्योर इंडक्टिव है तब तो 90 होगा फाई का मान, तो प्योर इंडक्टिव मिलेगा नहीं लोड। फिर क्या होता है, फाई का वैल्यू 90 से कम होता है, 90 नहीं होता है, फिर यहाँ पर क्या होगा, कास फाई की वैल्यू जो भी आएगी, वैल्यू 0.85 या 90 जो भी आएगा, लेकिन क्या होगा, ये लैगिंग होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, करंट आगे होती है लेकिन फाई की वैल्यू एग्जैक्ट 90 नहीं होता है, कुछ 90 से कम होता है, तो कास फाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, ये भी 0.85 या 95 जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन क्या होगी, लीडिंग पावर फैक्टर होगी, है ना। तो यहाँ पर पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग टाइप का, लीडिंग नेचर का। तो इंडक्टिव लोड में लैगिंग, कैपेसिटिव लोड में लीडिंग और रजिस्टिव लोड में यूनिटी पावर फैक्टर। तो लोड के अनुसार हमने इसको क्यों बताया, क्योंकि लोड के अनुसार इस वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू भी
चेंज होती रहती है। इसका मान भी कई पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो होता रहता है। तो आइए लोड के अकॉर्डिंग, लोड के स्वभाव के अनुसार कैसे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू, इसका मान चेंज होता है, उनको समझते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में रिफ़र करके इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किया। E2 R02 X02 I2, है ना। तो R02 टोटल रेजिस्टेंस, X02 टोटल रिएक्टेंस। और लोड लगाने के बाद यदि ट्रांसफार्मर पर फुल लोड दिया गया है तो फुल लोड वोल्टेज VFL या V2, और ट्रांसफार्मर पर लोड लगाने से पहले जो वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर वो E2 के इक्वल होगा, और उसे कहेंगे V02, नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। इतना याद रखिए। तो इस परिपथ में यदि हम किरचॉफ का KVL नियम लगाएं तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा V2 फुल लोड वोल्टेज प्लस IR02 प्लस JIX02। तो मान लेते हैं ये लोड जो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड में दिया गया है वो रजिस्टिव नेचर का है। रजिस्टिव लोड, प्योर रजिस्टिव मीन्स ये हुआ कि वोल्टेज करेंट दोनों इन फेज होंगे, है ना। तो उसका वेक्टर आरेख कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर क्या किया गया है, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज V2 को हम लोग रेफरेंस वेक्टर मान लिए हैं, और ये V2 हो गया। और रजिस्टिव लोड है तो V2 के इन फेज में I2 होगी, कुछ इस प्रकार वेक्टर हो गया। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, उसी वेक्टर में ऐड हो जाएगा I2 R02। और रिएक्टेंस ड्रॉप जो होगा, रिएक्टेंस के इंडक्टेंस या जो आपका X02 है, जो कॉयल है, उसके अक्रॉस रिएक्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 X02 यहाँ से 90 अंश के एंगल पे कुछ इस प्रकार होगा। तो ये आपका बन गया इम्पीडेंस ट्रायंगल, है ना। तो इतना ड्रॉप ऐड कर देंगे तो इनका वेक्टर जो सम होगा वो टोटल V02 होगा। और ये आपका ये ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज या नो लोड टर्मिनल वोल्टेज होगा, है ना। तो ये टोटल सप्लाई हो रहा है V02। ये वेक्टर देख रहे हैं, इसका साइज बड़ा है, और आउटपुट पर मिल रहा है हमें बस इतना। ये वेक्टर छोटा है, वेक्टर की जो लंबाई होती है वो दिखाता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो हमने तो दिया इतना, लेकिन मिला कितना, केवल इतना, है ना। तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो कैसा होगा, V02 इतने में से इतना निकाल देंगे, ये टोटल आपके वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। तो V02 V02 माइनस V2 अपान V02। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा यहाँ पर दिख रहा है V02 बड़ा है V2 से, आउटपुट वोल्टेज से, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना। तो ये लोड कैसा है, रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर, है ना, यूनिटी पावर फैक्टर टाइप का, जिसका पावर फैक्टर यूनिटी हो मीन्स रजिस्टिव लोड है। तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब यदि लोड ट्रांसफार्मर पर इंडक्टिव नेचर का हो तो करंट क्या होगी, वोल्टेज से लैग करेगी, और पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग टाइप का होगा। तो उसका वेक्टर आरेख कुछ इस प्रकार होगा, रेफरेंस वेक्टर V2 आउटपुट वोल्टेज, और करंट I2 फाई एंगल से पीछे होगी, और करंट डायरेक्शन में रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 R02, इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से 90 अंश के एंगल पर इस प्रकार होगा I2 X02। तो ये आपका हो गया इम्पीडेंस ट्रायंगल, है ना। तो
इस प्रकार ये जो वेक्टर होगा वो नो लोड वेक्टर को दिखाएगा, या कह सकते हैं शून्य लोड पर वोल्टेज सेकेंडरी साइड का। तो यहाँ भी दिख रहा है हमें कि जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज उसकी वैल्यू और नो लोड टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू दोनों डिफरेंट है, और V02 नो लोड टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है V2 से। ये करंट जितना ही लैग करेगी तो ये जो ट्रायंगल होगा कुछ ऐसे मूव करेगा, तो ये वेक्टर और बड़ा होगा। तो करंट जितना लैगिंग वोल्टेज ड्रॉप उतना ज़्यादा, है ना, V2 की वैल्यू उतनी कम आएगी V02 की अपेक्षा। तो यहाँ भी देख रहे हैं नो लोड टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ भी दोनों का अंतर पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ भी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब पावर फैक्टर लोड का लैगिंग टाइप का हो। अब यदि ट्रांसफार्मर पर कैपेसिटी लोड लगा है, कैपेसिटी लोड मीन्स करेंट वोल्टेज से आगे होगी, पावर फैक्टर लीडिंग टाइप का होगा। फिर क्या होगा, इसका वेक्टर देख लेते हैं। वेक्टर कुछ इस प्रकार का होगा, रेफरेंस वेक्टर V2 फुल टर्मिनल वोल्टेज है, और करंट क्या होगी, इससे फाई एंगल पर मान लेते हैं करंट फाई एंगल से आगे है I2, तो करंट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा I2R02, और यहाँ से 90 अंश के एंगल पर रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा I2X02। ठीक है, तो ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो वेक्टर होगा वो दिखाएगा V02। तो यहाँ पर ये क्या है, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है। अब यदि करंट थोड़ा और लीड करेगी फिर क्या होगा, ये ट्रायंगल थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये वेक्टर और कम हो जाएगा। तो ये वेक्टर कम होगा जब ये इतना हो सकता है, और फुल टर्मिनल वोल्टेज की अपेक्षा देख रहे हैं ये वेक्टर छोटा है, तो यहाँ पर V2 की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। कब, जब लोड कैपेसिटिव हो, कैपेसिटी लोड पर आउटपुट वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज नो लोड की अपेक्षा ज़्यादा भी हो सकती है ना, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, करंट लीक कम करेगी, तो ये वाला जो ट्रायंगल है इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा। मीन्स कि इसकी वैल्यू जो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है इसकी वैल्यू V2 से फुल टर्मिनल वोल्टेज से कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो कह सकते हैं कैपेसिटी लोड पर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को याद रखना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, किसी भी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्यों अच्छा होना चाहिए। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत कम होना चाहिए, लगभग स्थिर होना चाहिए, है ना। चाहे कोई सा भी लोड हो, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, है ना, प्रत्येक लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। किसी भी अप्लायंस के लिए, मान लीजिए कोई अप्लायंस है, अगर कोई भी अप्लायंस है तो उसकी जो वाटेज क्षमता होती है वो फिक्स होती है, और उसकी वोल्टेज रेटिंग भी फिक्स होती है ना। तो वोल्टेज की वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाए, है ना, वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा, जो उसकी इंसुलेशन क्षमता होगी वो एक निश्चित वोल्टेज के लिए होती है। वोल्टेज ज़्यादा होने से क्या होता है, उसका इंसुलेशन, उस अप्लायंस का इंसुलेशन फेल हो सकता है ना। वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो उसका इंसुलेशन फेल हो सकता है, जिससे वो अप्लायंस, वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा, है ना। यदि लोड बढ़ने पर वोल्टेज कम हो रहा है, फिर क्या होगा, वोल्टेज कम हो रहा है लेकिन पावर चाहिए उसको उतना ही, तो वो पावर को मैनेज करने के लिए क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर लॉस उसमें ज़्यादा होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, तब भी किसी मशीन के लिए
अच्छा नहीं है, वो मशीन ख़राब हो सकता है, उसकी वायरिंग जल सकती है, कोई मशीन हो, मोटर हो, फैन हो, जो भी है ना। तो इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन किसी ट्रांसफार्मर के लिए, किसी मशीन के लिए उत्तम, अच्छा रखा जाता है। और इसके लिए यदि मान लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग का फुल टर्मिनल वोल्टेज कम हो रहा है, तो ये कम न हो इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से वोल्टेज की वैल्यू को और बढ़ा कर दिया जाता है, जिससे ये जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, ये वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, नो लो टर्मिनल से बहुत ज़्यादा कम ना हो, इसलिए इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। अगर हमें कुछ चाहिए 230 वोल्ट, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, बहुत कम मिल रहा है, 210 मिल रहा है, तो 230 मिलता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी नॉट टू की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है ना। ट्रांसफार्मर के इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज पर हमेशा एक लगभग कांस्टेंट वैल्यू का वोल्टेज मिलता रहे। एक बात और, अभी तक हम लोगों ने जो वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा, डिस्कस किया, ये फार्मूले के अनुसार इसका मान जो होता है, इसे कहा जाता है वोल्टेज डाउन रेगुलेशन। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं नो लोड से फुल लोड तक कितना टर्मिनल वोल्टेज में कमी हो रहा है ना, किसकी अपेक्षा, नो लोड की अपेक्षा, नो लोड वोल्टेज की अपेक्षा, सेकेंडरी वाइंडिंग बात हो रही है। तो इसे कहते हैं परसेंटेज वोल्टेज डाउन रेगुलेशन, है ना। अगर अब की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसके लिए हो जाएगा भी नो लोड वोल्टेज फुल लोड अपान भी एफ एल। ये क्या है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग रेफरेंस लिए हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज से। तो ये दिखाया जाता है कि फुल लोड से नो लोड तक, फुल लोड के बाद नो लोड तक ट्रांसफार्मर के टर्मिनल वोल्टेज में कितना कितना बढ़ रहा है ना, कितना इंक्रीज हो रहा है टर्मिनल वोल्टेज, किसके अपेक्षा, फुल लोड के अपेक्षा। तो इसे कहा जाता है, अगर इस कंडीशन में इस प्रकार वोल्टेज रेगुलेशन निकालें तो उसे कहेंगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज अप रेगुलेशन, है ना, वोल्टेज अप रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज अप रेगुलेशन। ठीक है, याद रखिए। फिलहाल जब तक कहा ना जाए, विशेष तौर पर कहा ना जाए कि वोल्टेज अप रेगुलेशन निकालने के लिए हमेशा वोल्टेज डाउन रेगुलेशन निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और यदि इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ और वीडियो चाहिए इस पर और ज़्यादा, तो कमेंट करिए, है ना। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, तो उसके लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।